तुषार हार धवला या शुभ्रवस्ताव्रता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेषजाड्या अपहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। दो विभाग हैं मेरे इस धर्म दर्पण में, एक तो राम कथा को समर्पित है और दूसरा विचित्र धार्मिक और ऐतिहासिक ऐसी कहानियों के लिए जो शायद आपने सुनी हो या ना भी सुनी हो या संक्षेप में सुनी होगी। आज का हमारा विषय है कैसे बनाई जाती हैं विष कन्याएं। इन दिनों आप अक्सर एक अंग्रेजी शब्द सुनते होंगे, हनी ट्रैप, जिसका सीधा सा अर्थ होता है किसी सुंदरी लड़की के प्रेम जाल में फंसाकर किसी अधिकारी या महत्वपूर्ण व्यक्ति से देश की सुरक्षा या अन्य महत्वपूर्ण विभागों से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त करना, ब्लैकमेल करना इसे हम कह सकते हैं। यह अभी धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन कभी विषकन्याएं भी होती थीं जिन्हें राजा महाराजा अपने प्रतिद्वंदी राजाओं की हत्या के लिए इस्तेमाल करते थे। लोक कथाओं और इतिहास के अनुसार विषकन्या उस स्त्री को कहा जाता है जिसे बचपन से ही थोड़ा थोड़ा विष देकर जहरीला बनाया जाता है। इन्हें विषैले वृक्ष और जीव जंतुओं के बीच रहने का अभ्यास कराया जाता है। इसी के साथ ही स्त्रियोचित गुणों जैसे कि संगीत, नृत्य और गायन की शिक्षा भी दी जाती है। इन्हें सभी प्रकार की छल कपट की विद्याओं से चतुर बनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि राजाओं द्वारा इनका इस्तेमाल करके शत्रु राजा को छल से मारा जा सके। विषकन्याएं कई प्रकार से शत्रु राजाओं के शरीर में अपना विष पहुंचाने में माहिर होती हैं। इन विषकन्याओं का श्वास जो है बहुत ही जहरीला होता है। यदि कोई उनका श्वास जो है वो अपने अंदर ग्रहण कर ले तो कुछ ही क्षणों में वो बीमार हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। विषकन्याएं अपने मुख में विष रखकर भी चुंबन लेने के बहाने शत्रु के शरीर में विष पहुंचा सकती हैं और उसे मार सकती हैं। कौटिल्य शास्त्र के रचयिता चाणक्य के संदर्भ में कहा जाता है कि उन्होंने कई बार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्राणों की इन विषकन्याओं से रक्षा की, जिनमें से कुछ हमले विषकन्याओं का प्रयोग करके भी किए गए थे उन पर। उन्हीं में से एक इस प्रकार है, उसकी कथा जो आती है इस तरह से आती है कि एक बार नंद वंश के तत्कालीन सम्राट धनानंद के मंत्री ने एक षड्यंत्र किया। उसने छलपूर्वक विजय अभियान से लौटकर आए हुए चंद्रगुप्त मौर्य के स्वागत में एक विषकन्या को भेजा, लेकिन विषकन्या जैसे ही चंद्रगुप्त के रथ के सामने आई, चाणक्य ने उसे रोक लिया। चंद्रगुप्त के साथी राजा प्रवर्तक ने कहा कि इस रूपवती स्त्री को तुम स्वीकार करो। राजा प्रवर्तक ने विषकन्या को स्वीकार कर लिया। राजा प्रवर्तक युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोगी था, अतः राज्य के नीति नियमों के अनुसार उसे आधे राज्य का स्वामी बनाया जाना था। किंतु जैसे ही उसने विषकन्या का हाथ पकड़ा, विषकन्या के हाथों में लगा पसीना उसे लग गया, जिससे प्रवर्तक के पूरे शरीर में विष फैल गया और वह बीमार पड़ गया। उसने मित्र चंद्रगुप्त मौर्य को मदद के लिए बुला भेजा। चंद्रगुप्त ने राज्य के सभी वैद्यों को उसकी चिकित्सा में लगा दिया,
किंतु जहर शरीर में इतना फैल चुका था कि उसे बचाया नहीं जा सका और अंततः प्रवर्तक की मृत्यु हो गई। इससे कुछ लोग यह मतलब निकालते हैं कि चाणक्य ने जानबूझकर विषकन्या को राजा प्रवर्तक के पास भेजा था। उनका मानना था कि चंद्रगुप्त की प्राण रक्षा के लिए राजा प्रवर्तक का मरना जरूरी था। राजनैतिक नियम के अनुसार जब किसी राज्य को दो राजाओं में आधा आधा बांटा जाता है तो एक न एक दिन उनमें आपस में युद्ध अवश्य हो जाता है। इस घटना के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त के भविष्य में विषकन्या और विष के प्रभाव से बचाने के लिए भोजन के साथ थोड़ी मात्रा में उनको विष देना शुरू कर दिया तथा प्रतिदिन उसकी मात्रा जो है वो बढ़ाते रहे। उसकी ऐसी व्यवस्था कर दी कि रोज मात्रा बढ़ाई जाए विष की, जिससे चंद्रगुप्त भविष्य में जाने अनजाने में भी किसी विष कन्या के संपर्क में आए तो उससे सुरक्षित रह जाए। इस प्रकार चंद्रगुप्त विष के प्रभाव से पूर्णतः सुरक्षित रहे। एक दिन की बात है, जब सम्राट चंद्रगुप्त भोजन कर रहे थे तभी वहां उनकी गर्भवती महारानी आ गई। महाराज को भोजन करते देख करके महारानी की भी इच्छा हुई कि महाराज के साथ ही वो भी भोजन करें। अपनी इच्छा के अनुसार महारानी ने चंद्रगुप्त की थाली में से एक भोजन का एक कौर उठाकर मुख में रख लिया। भोजन में मिले हुए विष के प्रभाव से महारानी कुछ ही क्षणों में मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। राजा चंद्रगुप्त ने राजवैद्यों को बुलाया और महारानी के अचानक मूर्छित होने की बात बताई, किंतु कोई भी महारानी के मूर्छित होने का वास्तविक कारण नहीं बता पाया, नहीं जानता था। तभी यह बात चाणक्य को पता चली। उन्हें पता चला कि रानी मूर्छित क्यों हुई है, वही तो विष मिलाते थे राजा चंद्रगुप्त के। उन्होंने तुरंत शल्य चिकित्सकों को बुलाकर रानी के गर्भ में स्थित बालक को निकलवा लिया। बालक तो बच गया लेकिन महारानी की मृत्यु हो गई। महारानी के विषैला भोजन करने से बालक पर कोई खास असर तो नहीं हुआ, लेकिन उसके ललाट पर, मस्तक पर एक नीला निशान बन गया था। माथे पर उभरे नीले निशान के कारण ही चंद्रगुप्त ने उसका नाम बिंदुसार रख दिया। इस प्रकार विषकन्याओं का छल पूर्वक शत्रु राजाओं की हत्या की जाती थी तथा राजाओं के शुभचिंतकों द्वारा उनकी सुरक्षा करने के लिए उन्हें भी प्रतिदिन अल्प मात्रा में विष देकर विष पुरुष बना दिया जाता था ताकि विषकन्या का कोई असर उन पर न पड़ सके। यह थी आज की विचित्र कथा जो इतिहास के पन्नों में है और चंद्रगुप्त के जीवन से संबंधित है। इस तरह की रहस्यमय और रोचक और भी कुछ कथाएं हम आपको भविष्य में बताएंगे। आज इतना ही।